हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो चल रहा है चैप्टर सेल डिवीजन में हमने दो पार्ट हमने कर लिए। तो पहला पार्ट हमने माइटोसिस डिवीजन का पहला पार्ट में आपको माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के कार्य क्या, माइटोसिस डिवीजन में कितने प्रकार के होते हैं और सेल साइकिल मैंने बता दिया है। आज हम माइटोसिस डिवीजन में जो कैरियोकाइनेसिस के भाग हैं और साइटोकाइनेसिस माइटोसिस जो डिवीजन आपका आज पूर्ण हो जाएगा समझिए। और मैं गारंटी लेता हूं आप इस क्लास के बाद आपको माइटोसिस डिवीजन में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो हम डायग्राम के साथ आपको पूर्ण बताएंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए आप लोग को बताते हैं माइटोसिस डिवीजन, जिसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो आप अगर फिगर समझ गए तो आपको पूरा समझ आ गया। कैरियोकाइनेसिस ही पूरा खत्म हो गया आपका। कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस डिवीजन ही पूरा खत्म हो गया। आपको कोई भी कंफ्यूजन, आप फिगर याद कर लेंगे, पूरा एग्जाम में छाप कर चले आ जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। आपको उस फिगर बहुत जरूरी है समझना, उसके बाद मैं थ्योरी लिखाऊंगा। फिगर पहले आप समझिए। तो ये देख लीजिए, पहला कैरियोकाइनेसिस में हमने बताया था 5 भाग होते हैं: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, फिर अंतरावस्था। टीलोफेज को फिर अंतरावस्था कहते हैं, क्योंकि आज फिर देखिए अपना दूसरा भाग आ जाता है माइटोसिस के बाद। माइटोसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस में जो माइटोसिस का दूसरा भाग है साइटोकाइनेसिस आ जाता है। जो साइटोकाइनेसिस में पूरा केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है। देख लीजिए इंटरफेज। तो ये अपना इंटरफेज है। इंटरफेज में सेल साइकिल अपना इंटरफेज में चलता है। इंटरफेज के 3 भाग होते हैं: G1, G2 और S फेज। G1 संश्लेषित फेज है। उसे संश्लेषित फेज क्यों कहते हैं S फेज को? क्योंकि उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और G1, G2 में प्रोटीन एंड आरएनए का संश्लेषण होता है। और G1 फेज सबसे लार्जेस्ट फेज है। तो उसके बाद जो इतना हो जाता है, फिर ये सब जितने चलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल में वो एम अवस्था, जिसे माइटोसिस अवस्था भी कहते हैं, उसके अंतर्गत चलते हैं। तो आपको देखिए चित्र में, तो ये अपना सेल वॉल है। ये देखिए सेल वॉल मैंने लिखा है। इसके में देखिए साइटोप्लाज्म में भरा रहता है। ये अपना केंद्रक है। ये जो बीच वाला है न्यूक्लियस माने केंद्रक है, और जो अंदर का भाग है न्यूक्लियोलस वो केंद्रिका है, और इसमें जो हरा भरा क्रोमोसोम है। तो जो इंटरफेज है, इंटरफेज में हमारा कोशिका का विभाजन करने के लिए तैयारी वाला विभाजन इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका के विभाजन के लिए तैयारी अवस्था चलता है। क्योंकि सेल साइकिल इसमें तैयारी सब करती है कोशिका विभाजन के लिए, इसमें तैयार की जाती है। सबसे कोशिका विभाजन में जो माइटोसिस डिवीजन का जो भाग है कैरियोकाइनेसिस में, ये सबसे लंबा समय वाला इसकी अवस्था भी कहते हैं। इतना समझ लेना। इसके बाद हमारा होता है प्रोफेज। प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम का क्वालिंग हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम का क्वालिंग हो जाता है। पूरा स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मोटे मोटे हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा दिखाई देने लगते हैं। इसमें क्रोमोसोम थोड़ा दिखाई देने लगता है, क्वालिंग हो जाता है। प्रोफेज के बाद आ जाए मेटाफेज। मेटाफेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए। बस प्रोफेज में इतना है, बाकी जो है अभी थ्योरी में मैं लिखा दूंगा, बस इतना ही आप जानिए। इंटरफेज में तैयारी वाली अवस्था चलता है, इसमें तैयारी होता है। क्रोमोसोम उनके एक ढीले गोले के समान इसमें दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम का अनकॉइलिंग हो जाता है। केंद्रिका इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है। ये जितने भाग साइटोप्लाज्म, इतने भाग लिखे, क्रोमोसोम इतना सब लिख देना। लेकिन आप अगर एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुविकल्पी आएगा। सीपीएससी से पूछ लेगा माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस का जो भाग है सबसे लार्जेस्ट फेज कौन है, तो इंटरफेज है सबसे लार्जेस्ट फेज। और सबसे छोटा फेज अपना एनाफेज अभी बता देंगे। और इंटरफेज में पूछेगा सबसे लंबा अवस्था कौन है, तो G2 अवस्था चलती है सबसे लंबा अवस्था। और इंटरफेज में पूछेगा संश्लेषण अवस्था किसे कहते हैं, तो S फेज को कहते हैं। सबसे छोटा इंटरफेज में तो G1 फेज। और इसमें पूछेगा क्रोमोसोम का क्वाइलिंग किस अवस्था में होता है, तो आप बताएंगे क्रोमोसोम का क्वाइलिंग अवस्था प्रोफेज में होती है। क्रोमोसोम का क्वाइलिंग प्रोफेज में होता है, स्पष्ट रूप से
तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन मोटे मोटे हो जाते हैं तब भी इसमें लिखेंगे स्पष्ट रूप से थोड़ा दिखाई देता है। अब आ जाइए मेटाफेज, जो अपना मध्यावस्था है। मेटाफेज में देख लीजिए, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होता है। इक्वेटोरियल प्लेट, इसे मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होता है और इसमें स्पेंडल फाइबर का भी निर्माण होता है। स्पेंडल फाइबर जो है क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होती है। अब क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर क्या है, तो ये अपना जो बीच वाला भाग है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। जब क्रोमोजोम मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो उसमें हम बताएंगे। ये अपना क्रोमोजोम है, ये बीच वाला सेंट्रोमियर इसे कहते हैं। तो ये क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं कौन, स्पेंडल फाइबर। और स्पेंडल फाइबर के जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अटैच्ड होते हैं और स्पेंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। तो जो सेंट्रोमियर क्रोमोजोम का है वो स्पेंडल फाइबर जो है ये देखो इसमें अटैच्ड होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से अटैच्ड होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से अटैच्ड होते हैं और स्पेंडल फाइबर का इसमें निर्माण होता है। बस आप इतना ही इसमें याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेगा स्पेंडल फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होगा, तो मेटाफेज अवस्था में होगा। इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण किस अवस्था में होगा, तो मेटाफेज में होता है। अगर इंटर में हो या कोई अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें अगर पूछेगा तो वहां पर लिख देना इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज लिखने का आएगा तो चित्र बना देना, मेटाफेज में लिख देना। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होता है। इसमें इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर अटैच्ड होते हैं और सेंट्रोमियर से इसमें और लिख देना एक लाइन स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है, जो स्पेंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। और मेटाफेज अवस्था में ये भी लिख सकते हो कि यह प्रोफेज और एनाफेज के बीच की अवस्था है। और अपना इंटरफेज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, यह दो विभाजनों के बीच की अवस्था है। इंटरफेज, इसको भी जानना है, दो विभाजनों के बीच की अवस्था प्रोफेज और जो अपना अगला कोई इसका विभाजन होने वाला साइटोकाइनेसिस, उसके बीच की अवस्था है। और मेटाफेज, एनाफेज में वो देखो बीच वाली अवस्था हमेशा लिख सकते हो। एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज के बीच की अवस्था है एनाफेज है जो अपना पश्चावस्था है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो मेटाफेज में, इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लुप्त हो जाते हैं। इसमें देखिए लुप्त हो गया, देखो क्रोमोजोम आपका कहीं दिखा रहा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, नहीं, लुप्त हो गया। तो इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लुप्त हो जाते हैं। एनाफेज में लिख देना आप, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। और जो क्रोमोजोम इसमें इक्वेटोरियल प्लेट का लूप हो जाता है और इक्वेटोरियल प्लेट का इसमें लूप हो जाता है, एक लाइन ये भी लिख लेना। और जो क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट से अटैच्ड होते हो वो स्पेंडल फाइबर के जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, वो अपने अपने ध्रुवों के पोलों की तरफ क्रोमोजोम को खींचने लगते हैं। तो ये देख लीजिए खींचने लगा, क्रोमोजोम अपने ध्रुवों की तरफ खींचने लगा। तो आपको पूछ लेगा स्पेंडल फाइबर, जो स्पेंडल फाइबर है जो क्रोमोजोम के ध्रुवों क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचता है, वो किस अवस्था में खींचेगा, तो एनाफेज अवस्था में खींचेगा। या कोश का विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, मतलब सबसे लंबी अवस्था आपका इंटरफेज है और सबसे छोटी अवस्था एनाफेज है, सबसे कम समय यही लेता है। इसके बाद आपका टेलोफेज आएगा। टेलोफेज में देख लीजिए, इसमें स्पेंडल फाइबर का लूप हो जाता है, केंद्रक और केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है और केंद्रक दो बराबर भागों में बट जाता है। इसमें बस इतना, टेलोफेज में दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाएंगे साइटोकाइनेसिस में आपका देखिए, कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन हुआ ना, कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस में जीव द्रव्य का आपका विभाजन होगा। साइटोप्लाज्म का कोश का द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म जो मैंने लिखा था उसका विभाजन होगा। तो ये देखिए दो केंद्रक बट गए। अब देखिए साइटोकाइनेसिस में कोश का द्रव्य का विभाजन, तो ये दो बराबर भागों में बटकर दो संतत कोशिका में बच गया, 2 डॉटर सेल। अभी तो इसमें 2 डॉटर सेल हुआ है ना, अभी इसमें से 2 डॉटर सेल से 4 सेल बनेगा, जो मियोसिस डिवीजन में हम आपको बताएंगे। आपको अगर इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका थ्योरी मैं लिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
अब देख लीजिए इंटरफेज अवस्था। अब इसके बारे में पूरा पढ़े विस्तार से मैंने लिखा दिया हूँ। इसके बाद मैं जितना लिखा रहा हूँ आप उतना ही याद रखना। इसके अंदर इससे बाहर आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा सेल डिवीजन से, और सेल जो इतना मैंने पढ़ाया उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अब देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस, जिसमें केंद्रक विभाजन होता है। तो इंटरफेज अंतरावस्था, इंटरफेज का पहला देख लीजिए पॉइंट, सेल डिवीजन के अंत और अगले सेल डिवीजन के बीच की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। वही सेल डिवीजन का अंत मतलब एक सेल से तो सेल का निर्माण हो गया, फिर उससे विभाजन करने के लिए फिर तैयारी चलने लगती है, तो उसके बीच की अवस्था सेल डिवीजन की अगले सेल डिवीजन की बीच की अवस्था इंटरफेज अंतरावस्था कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इसे विभाजन की तैयारी वाली अवस्था भी कहा जाता है। इसे विभाजन की तैयारी वाली अवस्था कहा जाता है। वही मैंने बताया ना, इसमें सेल साइकिल चलती है, वही सब तैयारी वाली अवस्था इसमें होती है। अगला देख लीजिए, इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंदर अंदर ही सब इसमें चलता है, बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब बाहर से कोई दिखता नहीं है, अंदर अंदर ये संश्लेषण डीएनए का संश्लेषण कर लेता है। यह अवस्था G2 में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है, तो वही इसमें अंदर वाली प्रॉब्लम होती है, अंदर बदलाव होता है। नहीं तो ये विश्राम अवस्था भी इसे कहते हैं, विश्राम में ही अपना सेल डिवीजन अंदर करता रहता है। इसमें क्रोमोसोम अनकॉइल्ड मतलब ये अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्रोमोसोम अनुपस्थित मीन आकुंडलित होता है। इसका हिंदी लिख देता हूँ, आकुंडलित मतलब आकुंडलित होता है, मतलब फैले हुए होते हैं पूरा। मैंने नहीं देखा है ऐसे पूरा फैले होते हैं, तथा पूरी तरह फैले होते हैं, जिससे या स्टैंड नहीं हो पाते, मतलब जैसे स्टैंड प्रोफेज में ऐसे होगा ना, तो उस तरह नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे फैले होते हैं और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप पीडीएफ से नोट्स बनाया करिए, पीडीएफ से नोट्स बनाया करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा ही लिख पाता हूँ, बाकी जो बचा खुचा आपको और ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो मैं पूरा पीडीएफ में दे देता हूँ, आप पीडीएफ से नोट्स बना लें। जब चैप्टर पूरा समाप्त होता है तो मैं पीडीएफ भेजता हूँ, वहाँ पर बना देता हूँ, आप तब तक के लिए रफ किया करिएगा। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, ये कोशिका चक्र का 90% समय पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा समय लेने वाली अवस्था यही है 90%। बाकी 10% में बाकी सब फेज को होता है विभाजन। ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, G1 यस G2 अवस्था, G1 फेज यस फेज और G2 फेज। ये सेल साइकिल में मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में जूलॉजी नाम से बनी है, उसमें सेल डिवीजन या माइटोसिस जो आपकी पार्ट 1 वाला है उसमें मैंने बता दिया। ये पार्ट 2 चला, पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, पार्ट 2 तो 1 देखोगे तभी पार्ट 2 पूरा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी मैं चाहता हूँ पूरा आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं प्रोफेज को। अब देख लीजिए प्रोफेज अवस्था, पूर्वावस्था और मेटाफेज मध्य अवस्था के बारे में। तो आप फिगर को देखते रहिए, फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें हर फेज में फिर से पीडीएफ मिलेगी आपको, उसका जो प्रोफेज है प्रोफेज का यहाँ चित्र बनेगा, मेटाफेज का बना रहेगा आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके आप नोट्स बना लीजिए। बाकी देख लीजिए प्रोफेज पूर्वावस्था, क्रोमोसोम क्वाइलिंग माने कुंडलित होना, और क्रोमोसोम का हिंदी गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र कुंडलित होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आपको पूछेगा क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से कब दिखाई देने लगता है, तो प्रोफेज में दिखाई देने लगता है। केंद्रक और केंद्रिका अपैर उपस्थित होते हैं, अपैर माने उपस्थित होता है, केंद्रक और केंद्रिका इसमें उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम लंबाई में बहुत छोटे व मोटे हो जाते हैं, लंबाई में बहुत छोटे व मोटे, इस तरह से बनाया था ना मैं क्रोमोसोम, तो ऐसे हो जाते हैं। अब ये समाप्त हो गया, इतना ही था उसमें। अब मेटाफेज मध्यावस्था को देख लीजिए, केंद्रक और केंद्रिका डिसअपैर इसमें अनुपस्थित हो जाते हैं, इसमें लूप हो जाता है, दिखाई नहीं देते हैं। इसमें देखिए इक्वेटोरियल प्लेट जिसे मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं का विकास होता है या निर्माण हो जाता है।
इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें अभी मैंने चित्र में दिखाया था ना, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम जाकर अटैच्ड हो जाते हैं, होते हैं। फिर इसमें देखिए स्पेंडल फाइबर अल्प अल्प अल्पंकलिक तर्क तंतु भी इसे कहते हैं। स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड या जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर देखिए ये स्पेंडल फाइबर जुड़ा होता है और ये इक्वेटोरियल प्लेट का। तो मेटाफेज के लिए आपको इंपॉर्टेंट दो हो जाता है, इसमें इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होता है और स्पेंडल फाइबर का निर्माण भी इसी में होता है। लास्ट पॉइंट देखिए क्रोमोसोम का कॉइलिंग हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम कुंडलित हो जाता है, गुणसूत्र हो जाता है और यह पूर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, इसमें पूर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अगर आपको क्रोमोसोम पर रिसर्च करना हो तो मेटाफेज अवस्था में जाकर आप क्रोमोसोम पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से उस पर रिसर्च कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बाद अगला फेज बताते हैं। अब देख लीजिए एनाफेज पश्चावस्था जो मैंने बता दिया था, अब उसके बारे में देख लीजिए नोट पॉइंट में मेन। तो इसमें इक्वेटोरियल प्लेट का लूप हो जाता है, इसमें इक्वेटोरियल प्लेट का लूप हो जाता है। यहाँ गुणसूत्र बिंदु का विभाजन या गुणसूत्र डबल होता है। यहाँ पर इसमें थर्ड तर्क तंतु का निर्माण होता है। उस चित्र में मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो थर्ड तर्क तंतु का इसमें निर्माण होता है, ये देख लीजिए। जो इक्वेटोरियल प्लेट का लूप होने के बाद ऐसे ऐसे इसमें थर्ड तर्क तंतु बन जाता है। तो आप जो चित्र बनाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे लगा लेना। थर्ड तंतु का निर्माण एनाफेज में होता है। स्पेंडल फाइबर जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, स्पेंडल फाइबर जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। देखो अपने ध्रुवों की तरफ खींच रहे हैं, उसमें चित्र में बड़े में बताएं। अब इसके बाद एनाफेज समाप्त हो जाता है, अपना टीलोफेज अवस्था आ जाती है, अंतरावस्था। तो इसमें स्पेंडल फाइबर का लूप हो जाता है, मतलब डिसअपीयर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट गुणसूत्र आकुंडलित हो जाते हैं, इसमें गुणसूत्र आकर आकुंडलित हो जाते हैं। जैसे इंटरफेज में आकुंडलित थे उसी तरह इसमें टीलोफेज में आकुंडलित हो जाते हैं, इसीलिए इनको अंतरावस्था कहते हैं। और केंद्रक और केंद्रिका पुनः उद्भव होता है, इसमें केंद्रक और केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है, दिखाई देने लगते हैं। टीलोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयव पुनः विन्यास एवं आपस में फ्यूजन से नई कला केंद्रक का निर्माण होता है। नई कला केंद्रक का निर्माण होता है। अगर पूछेगा नई कला केंद्रक का निर्माण किस फेज में होता है, तो टीलोफेज में आपके नई कला केंद्रक का निर्माण होता है। अब नोट पॉइंट में एक देख लीजिए, अवधि की दृष्टि से साधारणतः प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है और एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। ये आपको याद रखना, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। और टीलोफेज या प्रोफेज का उल्टा होता है, ये भी याद रखना। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए साइटोकाइनेसिस, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस था वो टीलोफेज के साथ ही वहां पर समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा चरण चालू हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का दो विभाजन हो गया, टीलोफेज में दो बराबर भागों में बट गया। अब साइटोकाइनेसिस में कोशिका का द्रव्य विभाजन करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा साइटोकाइनेसिस में, सॉरी कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का, साइटोकाइनेसिस द्रव्य का। इसमें देख लीजिए साइटोकाइनेसिस में, इसमें एक कोशिका का साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को कहते हैं, दो भागों में बट जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म दो बराबर भागों में बट जाता है। अभी चित्र में आपको बनाकर मैंने दिखाया था। या कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद होता है, जैसे टीलोफेज खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही यह क्रिया होती है। और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक उपस्थित होता है, और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक उपस्थित हो जाता है। कैरियो देख लीजिए अगला पॉइंट, ये नीचे ये क्या साइटोकाइनेसिस वहीं पर समाप्त हो गया। अब देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के साथ ही सेल डिवीजन, अपना कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है। और इस प्रकार एक सेल से दो सेल का जन्म होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के साथ ही कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाती है और एक सेल से दो सेल का
निर्माण होता है। अब ये कोशिका विभाजन नहीं अभी मियोसिस तो अपना बचा है, अर्धसूत्री विभाजन उसमें क्या होता है। जब यहीं पर कोशिका विभाजन एक सेल से 2 सेल हो तो उसको मैं बताऊंगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं फिर इसके। अब देख लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन के कार्य। समसूत्री विभाजन के कार्य क्या है? समसूत्री विभाजन तो हमने पढ़ लिया कैसे विभाजन होता है, अब उसके कार्य को देख लीजिए। तो कार्य देख लीजिए, तो माइटोसिस डिवीजन का, माइटोसिस का प्रमुख कार्य जीवों की वृद्धि तथा ऊतकों का पुनरुत्पादन है। जीवों की वृद्धि करना और ऊतकों का पुनरुत्पादन मतलब ऊतकों का सुधार करना है माइटोसिस डिवीजन का कार्य। इसके विभिन्न कार्य निम्नलिखित हैं। पहला देख लीजिए, शरीर में होने वाली वृद्धि समसूत्री से होता है। समसूत्री के विभाजन के कारण ही हमारी वृद्धि होती है, वरना अगर विभाजन नहीं होगा तो आप जितने बड़े पैदा हुए होंगे, जो 4 किलो 5 किलो से कम, जो 2-3 किलो का, उतने बड़े ही पड़े रहते। इतना बड़ा कैसे हो गए? तो डिवीजन के कारण ही हुए हैं। दूसरा, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन। जो आपको घाव लग जाती है, आपको जैसे घाव लग गई तो उसको जब दवा लगा करते हैं तो वही कोशिका विभाजन होती है, तो वहां पर घाव भर जाती है, तो इसी कारण होती है, वरना वैसे घाव पड़े रहते हैं। पेड़ को आप काटते हैं तो देखते हैं कुछ दिन में भर जाती है उस जगह की जगह, तो वो इसी कारण होती है, माइटोसिस डिवीजन के कारण। तीसरा देख लीजिए, किसी लक्षण को संरक्षित किया जा सकता है। किसी लक्षण को संरक्षित किया जाता है, इसका मतलब अगर कोई पौधा है अगर ज्यादा फल देता है तो उसके लक्षण को वो हमेशा संरक्षित करके रखा जा सकता है कि वो हमेशा के लिए ज्यादा फल दे, नहीं कभी कभार अगर नहीं तो कम देने लगेगा, ऐसे नहीं, तो लक्षण को ये संरक्षित करता है। चौथा, नए अंगों जैसे जड़, तनों की शाखाओं का आदि की उत्पत्ति करता है। नई जड़ों या तनों का उत्पत्ति करता है। जो पौधे में नई जड़, तना, पत्ती, फूल, पत्ती निकलते रहते हैं तो माइटोसिस डिवीजन के कारण ही निकलता है, नहीं तो वो एक बार हो गए, आप पेड़ पौधे जो आप डाल उल काट देते हो तो जितना काटे बस जितना वो निकला था उतना ही पड़ा रहता, नहीं आप काटते हो तो वहां से नहीं निकल जाती है, तो माइटोसिस डिवीजन के कारण ही निकलता है। पांचवा देख लीजिए, पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जनक पौधों के समान संतति उत्पन्न कर सकता है। तो जनक पौधों के समान, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनक पौधों के समान संतति उत्पन्न कर सकता है। जैसे जनक में लक्षण रहेगा वैसे पुत्र में भी लक्षण आ जाएगा। तो यही है माइटोसिस डिवीजन के कार्य। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका माइटोसिस डिवीजन जो यहाँ पर समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और आपको ये पूरा पढ़ लेना है। आपको चित्र को पूरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं नोट्स। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।